नमस्कार। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे शपथ लेंगे मोहन मांझी। सीएम का स्वागत हुआ है ओडिशा पहुंचने पर। ओडिशा में आज में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे शपथ अपना इस्तीफा भेजा। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने करहल सीट से अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश के गरीब किसान मजदूर के दलित अल्पसंख्यक चुनाव में गए थे। हम उन सब बातों को उठाते रहेंगे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते रहेंगे। भाजपा ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों जी संसद में देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे दे दिया। वहीं फैजाबाद से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने भी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने मोदी मंत्रिमंडल को लेकर निशाना साधा। एसटी हसन ने सवाल किया कि मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सबका विकास का नारा लेके घूमते फिरते हैं। इस मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है। दुनिया की हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में नहीं है। मैं समझता हूँ शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मुस्लिम मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। जिन लोगों से काम अटक रहा था, जो लोग सरकार चलाना चाहते हैं, या वो तमाम पार्टियाँ जो मुसलमानों के बल पे जीत के आई हैं, उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कम से कम 1-2 मंत्री मुस्लिम्स भी होने चाहिए थे। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। एसटी हसन ने कुंदरकी सीट से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। एसटी हसन ने कहा है कि अखिलेश यादव चाहते थे वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन रामपुर से चुनाव न लड़कर उनसे गलती हुई। अब अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो वो कुंदरकी से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊँगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदरकी से? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में फौरन संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा निकल रही है, ऐसे में वो जनता के मुद्दे जरूर उठाएंगे। निश्चित तौर से आप देखिए, हमारे बच्चे बच्चियों ने उतनी तैयारी करके सालों साल मेहनत करके एग्जाम दिया और उसका नतीजा देखिए कि आज वो बच्चे जिनको टॉप करना चाहिए था वो बेचारे कम नंबर पा गए, उसमें पिछड़ गए। तो बच्चे निश्चित तौर से दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं। सरकार को तत्काल इसको फिर से इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो हम लगातार आभार यात्रा और धन्यवाद यात्रा हम निकाल रहे हैं 11 तारीख से, जिसमें राहुल जी प्रियंका जी कल आए रायबरेली अमेठी में, और ये यात्रा आगे 15 तारीख तक चलती रहेगी और अपनी जनता के बीच में जाकर 403 विधानसभाओं में हम जाकर पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस 15 से 17 जून तक सभी विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकालने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं जो 403 विधानसभाओं में जाएगी धन्यवाद यात्रा, और केवल आभार ही नहीं व्यक्त करेगी इस प्रदेश की जनता का जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट गठबंधन को दिया, उसके साथ साथ उनको ये भी विश्वास दिलाएगी कि जो हमारे मुद्दे थे, चाहे वो संविधान की रक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों के रोजगार का हो, महिलाओं की आत्मनिर्भरता का हो, किसानों की बात हो, इन सब मुद्दों पे हम जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के कारणों की जमीनी तलाश शुरू हो गई है और हारी हुई लोकसभा सीटों से सांसदों, हारे प्रत्याशियों, लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों और जिला प्रभारियों के साथ ही जिला अध्यक्षों ने अपनी अपनी रिपोर्ट कारणों समेत प्रदेश मुख्यालय को भेज दी है।
प्राथमिक रिपोर्ट में प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी से लेकर हारी हुई सीटों पर भीतरघात और गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में विपक्ष के हर दांव के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसी हफ्ते प्रदेश मुख्यालय पर समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भीतरघात और हार के कारणों की पड़ताल के लिए एक स्पेशल टीम भी भेजी जाएगी। यूपी ने बीजेपी ने मिशन 80 का टारगेट रखा था, लेकिन रिजल्ट उसके मन के मुताबिक नहीं आए और इसके बाद ही अब समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में यूपी में 33 सीटें जीती हैं। गठबंधन के साथ बीजेपी की 36 सीटें हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% कम हो गया है। 2019 में बीजेपी के पास गठबंधन को मिलाकर 64 सीटें थीं। इसके बाद पार्टी ने फैसला किया है कि उन लोकसभा क्षेत्रों में स्पेशल टीम भेजकर प्राथमिक रिपोर्ट में कारणों की असल पड़ताल की जाएगी। जहां बीजेपी हारी है या कम वोट शेयर मिले हैं, इस स्पेशल टीम में राज्यसभा सांसद, एमएलए, एमएलसी और पार्टी के प्रदेश और क्षेत्र पदाधिकारी भी शामिल होंगे। फर्रुखाबाद से नवनिर्वाचित बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करवाने की बात कही है और साथ ही अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश की सपा और राहुल की कांग्रेस का कारखाना है। राहुल गांधी हो और चाहे उनके कोई सहयोगी दल हो, मैं देखता हूं कि पूरे चुनाव में जहां से चुनाव शुरू हुआ और आज तक वो झूठ बोल रहे हैं। शुरू हुआ तहां से लेके और अंत हुआ तहां तक बराबर निरंतर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा संविधान बदल जाएगा, लोगों का आरक्षण खा जाएंगे। तो मैं जानता हूं कि वहां से लेके आज तक वो बराबर निरंतर बोल रहे कि हमारे कैंडिडेट हरा दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हमीरपुर की सीट ले लीजिएगा, वो तो मात्र 2200 उनके कैंडिडेट जीता है, वहां कैसे अधिकारियों ने जिता दी? फर्रुखाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं उनकी बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, वो जीती हैं। उनका झूठ बोलने का एक तरह से उन्होंने अपना कारखाना खोल रखा है कि कांग्रेस चाहे हो समाजवादी पार्टी कोई सहयोगी झूठ बोलने। 17,000 से उनकी डिम्पल यादव हार रही थी और वो जिताया गया के चुनाव हो। 2014 में भी हमारे यहाँ सीट पर भी डीएम को कह के भेजा गया था, यदि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से जीत रहे होंगे तो हराना है। सब अधिकारियों के कह के भेजा गया था। फर्रुखाबाद से बदलकर पांचाल नगर किया जाए। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में एनएसजी हब भी है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी को अयोध्यावाद विरोधी और जिसका काम बखूबी कर रही है। फिलहाल देश में एनएसजी के 5 हब हैं, जो कि हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में है। एनएसजी भी इसी प्रयास में है कि कोई उनको भी कोई बड़ा चंक ऑफ लैंड अयोध्या के पास मिल जाए, जो अभी तक नहीं मिल पाया है, तथा जिसकी संभावना अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कम है। उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। थोड़ा दूरी पे अगर मिलेगा तो हो सकता है वो बनाया जाए। ये इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि बहुत से पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रयासरत हैं, हमें मिल जाए जिससे कि उनकी प्रेजेंस वहां पर रहे। रीजनल एनएसजी हब एक तरीके का स्थानीय कमांड सेंटर होता है, जो कि अपने रीजन में होने वाली आतंकी गतिविधियों पर नजर रखता है और कैसे आतंकी हमले की सूरत में त्वरित कार्रवाई हो, इस पर रणनीति बनाता है और अपने कमांडो वहां पर भेजता है। अब अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी, जिसके बेस बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा भूमि की आवश्यकता है, जो अयोध्या के ग्रामीण अंचलों में खोजी जा रही है। सूत्रों की माने तो आगामी दिनों में एनएसजी कमांडो का एक बड़ा हब अयोध्या में होगा और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था एनएसजी कमांडो के हाथ में होगी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल सीआरपीएफ, पीएसी और एसएसएफ के जवान रामलला के मंदिर के साथ साथ रामनगरी की सुरक्षा कर रहे हैं। अब अयोध्या की सुरक्षा अभेद होगी और एनएसजी कमांडो के बेस बनाने की तैयारी अयोध्या में शुरू की जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। अयोध्या के संतों का क्या कहना है इस पर, वो आपको सुनाते हैं।
बेहद प्रसन्नता है, क्योंकि अयोध्या पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। अयोध्या और यहाँ चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी लगे हैं, इसलिए यहाँ जो हब बनने जा रहा है ये निश्चित रूप से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से नगरी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब अयोध्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरे विश्व में जाना जाएगा। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज कि जब एनएसजी कमांडो का यहाँ हब बनेगा तो न सिर्फ भारत की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक जो है हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि हम यहाँ से विश्व के नेतृत्व की भी क्षमता प्राप्त करेंगे। और यही तो पथ है जो है विश्व गुरु के पथ पे आगे बढ़ चलने का। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। सभी नए सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का संबोधन होगा। राज्यसभा का सत्र 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटली रवाना होंगे, जहां 13 से 15 है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा। हालांकि प्रधानमंत्री के इटली दौरे की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2024 में भारत ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है। 125 देशों की 2152 विश्वविद्यालयों को रैंक दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा भारत की 105 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार में ये उपलब्धि हासिल की गई है।